नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे बिजनेस टाइकून की जिसका नाम ही काफी था, विजय माल्या। किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से मशहूर ये शख्स आज भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा क्यों कहलाता है? चलिए आज इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ एक आम किसान है, 1 लाख का लोन नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन छीन ली जाती है। और दूसरी तरफ एक बिजनेस टाइकून, 9,000 करोड़, जी हाँ, 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट करके आराम से देश छोड़कर चला जाता है। गुस्सा आता है ना? जब सिस्टम में इस तरह का दोहरापन दिखता है तो सवाल उठना लाजमी है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि विजय माल्या आखिर किंग ऑफ गुड टाइम्स बना तो बना कैसे। ये कहानी है एक पारिवारिक विरासत को एक ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड में बदलने की। देखिए, इसकी नींव बहुत पुरानी है। 1915 में यूनाइटेड ब्रूअरीज बनी। फिर 1947 में विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या, जो कि एक बहुत ही काबिल इन्वेस्टर थे, उन्होंने कंपनी की कमान संभाली। और फिर 1983 में जब विट्ठल माल्या का निधन हुआ तो ये पूरा का पूरा साम्राज्य सिर्फ 28 साल के विजय माल्या के हाथों में आ गया। अब सोचिए, सिर्फ 28 साल की उम्र में इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन बनना ये आसान बिल्कुल नहीं था। कंपनी के बोर्ड में बैठे बड़े बड़े लोग खुद चेयरमैन बनना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये लड़का जिसकी लाइफस्टाइल इतनी रंगीन है वो क्या कंपनी चलाएगा। उस वक्त विजय माल्या बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। पर माल्या ने अपनी काबिलियत से सबको, मेरा मतलब है सबको, गलत साबित कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसे कमाल के फैसले लिए जिन्हें आज भी मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। पहला, उन्होंने देखा कि साउथ इंडिया में बियर की डिमांड पूरे साल रहती है, तो नॉर्थ के ऑफ सीजन का प्रोडक्शन साउथ भेजना शुरू कर दिया। दूसरा, कांच की बोतलें टूटती थीं, वापस नहीं आती थीं, तो बियर को कैन में ले आए। और तीसरा, जो सबसे बड़ा दांव था, वो था स्ट्रॉन्ग बियर का लॉन्च। 8% अल्कोहल वाली इस बियर ने मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगफिशर के नाम कर दिया। अब भारत में शराब का ऐड तो सीधे सीधे कर नहीं सकते, कानूनन मना है। तो माल्या ने एक कमाल का जुगाड़ निकाला, जिसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। मतलब किंगफिशर बियर का ऐड नहीं, बल्कि किंगफिशर सोडा या किंगफिशर पानी का ऐड करो। नाम तो लोगों के दिमाग में बैठ ही जाएगा, है ना? और यहीं पर उनकी असली जीनियस दिखाई दी। उन्होंने किंगफिशर को सिर्फ एक बियर ब्रांड नहीं रहने दिया, उसे एक लाइफस्टाइल बना दिया। किंगफिशर पानी, किंगफिशर सोडा, वो मशहूर किंगफिशर स्विमसूट कैलेंडर जिसके लिए मॉडल्स वो खुद चुनते थे, घुड़दौड़ से लेकर फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम, और आखिर में किंगफिशर एयरलाइंस। उन्होंने किंगफिशर नाम को ग्लैमर और कामयाबी का दूसरा नाम बना दिया। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। जब माल्या ने कंपनी संभाली थी तो उसकी कीमत थी सिर्फ 40 करोड़ रुपए, और उनके आने के बाद वही कंपनी 6,000 करोड़ की बन गई। जरा सोचिए, जिन लोगों को उन पर शक था, माल्या ने उसी ब्रांड को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बहुत ऊपर उड़ता है तो गिरने का डर भी उतना ही बढ़ जाता है। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां से उनके बुरे दिनों की शुरुआत हुई। किंगफिशर एयरलाइंस, वो उड़ान जो कभी जमीन पर ठीक से उतर ही नहीं पाई। साल 2005 में विजय माल्या ने अपने बेटे सिद्धार्थ को 18वें जन्मदिन पर एक तोहफा दिया, किंगफिशर एयरलाइंस। जी हाँ, ये कोई बिजनेस प्लान नहीं था, ये एक तोहफा था। बोर्ड के सारे लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन माल्या अपनी जिद पर अड़े रहे और अपने 400 करोड़ रुपए लगाकर ये एयरलाइंस शुरू कर दी। अब देखिए, किंगफिशर एयरलाइंस का मॉडल था 5 स्टार लग्जरी, महंगी टिकट, बेहतरीन खाना, हर सीट पर टीवी। वहीं दूसरी तरफ उस समय की एक और एयरलाइन थी, एयर डेक्कन, भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन। उसका एक ही काम था, लोगों को कम से कम पैसे में मंजिल तक पहुंचाना, और वो मुनाफे में भी थी। माल्या को इंटरनेशनल उड़ानें शुरू करनी थी, पर नियम था कि इसके लिए 5 साल इंतजार करना होगा। तो उन्होंने एक शॉर्टकट लिया, एयर डेक्कन को ही खरीद लिया ताकि उसका लाइसेंस इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यहीं पर उनसे वो गलती हुई जो उनकी बर्बादी का कारण बनी। उन्होंने एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड किया और उसमें भी लग्जरी सर्विस जोड़ दी। मतलब जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो सस्ती है, उसी को खत्म कर दिया। और बस इस एक गलत फैसले ने माल्या को कर्ज के एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां से निकलना नामुमकिन था। अपने एयरलाइन के सपने को जिंदा रखने के लिए उन्होंने लोन लेना शुरू किया, और देखते देखते उन पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। आपको जान के हैरानी होगी कि किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी पूरी जिंदगी में 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं कमाया।
फिर भी 17 सरकारी बैंकों ने मिलकर इस डूबती हुई कंपनी को 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे दिया। सवाल तो उठता है, कैसे? एक घाटे वाली कंपनी पर इतना भरोसा क्यों दिखाया गया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने बड़े लोन के बदले में बैंकों ने गारंटी के तौर पर क्या रखा? आखिर किस चीज को गिरवी रखकर ये पैसा दिया गया? इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। ये सारा खेल था कागजों का। जब बैंकों ने खुद किंगफिशर ब्रांड की कीमत लगाई तो वो निकली सिर्फ 160 करोड़, लेकिन फिर एक बाहरी कंपनी से वैल्यूएशन कराई गई और उसने कीमत बता दी 4,100 करोड़। और बस इसी बढ़ी हुई कागजी कीमत के आधार पर बैंक लोन पर लोन देते रहे और जनता का पैसा डूबता रहा। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां एक तरफ सब कुछ बिखर रहा था, एयरलाइन तबाह हो रही थी, और दूसरी तरफ किंग ऑफ गुड टाइम्स की पार्टी वो कभी नहीं रुकी। अंत के संकेत बिल्कुल साफ थे। कर्मचारियों को महीनों महीनों तक सैलरी नहीं मिल रही थी, वेंडर्स को दिए गए चेक बाउंस हो रहे थे। तेल कंपनियों ने उधार देना बंद कर दिया, कहा पहले कैश दो फिर तेल लो। और आखिरकार एक दिन सारे जहाज जमीन पर आ गए और ऑपरेशन पूरी तरह से बंद हो गया। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ कंपनी में कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं थे और दूसरी तरफ माल्या 446 करोड़ रुपए में आईपीएल टीम खरीद रहे थे। एक तरफ कंपनी हर साल करोड़ों के घाटे में थी और दूसरी तरफ माल्या अपने जन्मदिन पर दुनिया की सबसे शानदार पार्टियां दे रहे थे और उसी घाटे वाली कंपनी से 33 करोड़ की सैलरी भी ले रहे थे। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जैसे ही कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ, उससे ठीक पहले माल्या देश छोड़कर भाग निकले। अब ये तारीखें जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि खेल यही हुआ था। 16 अक्टूबर 2015 सीबीआई ने डिटेन यानी उसे हिरासत में लो का नोटिस जारी किया। फिर अजीब तरह से 24 नवंबर को ये नोटिस बदलकर इन्फॉर्म यानी बस हमें खबर कर देना का हो गया। अब देखिए, 1 मार्च 2016 को बैंक कोर्ट जाते हैं कि माल्या का पासपोर्ट जब्त करो, और ठीक अगले ही दिन 2 मार्च को विजय माल्या 55 सूटकेस के साथ लंदन की फ्लाइट पकड़ चुके थे। और आज हम कहाँ खड़े हैं? आज की हकीकत ये है कि इंसाफ एक तरह से अधर में लटका हुआ है और जवाबदेही की ये राह बहुत लंबी और उलझी हुई नजर आती है। आज की तारीख में विजय माल्या लंदन में है और भारत लाए जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बैंक वहां की अदालतों में केस लड़ रहे हैं। माल्या कभी कभी कहते हैं कि वो मूल रकम चुकाने को तैयार हैं, लेकिन ब्याज नहीं देंगे। इस एक केस ने हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम पर बहुत गहरे और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल आखिर में यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक बहुत काबिल बिजनेसमैन की व्यक्तिगत नाकामी थी, या फिर ये उस पूरे सिस्टम का फेलियर था जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो ऐसे लोगों को रोके? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। सोचने वाली बात है।